नमस्कार दोस्तों, यह प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 है। कक्षा 12 के लिए सामान्य हिंदी का पेपर है। दोस्तों यहाँ पे नोट में दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में पहला दिया है कि अशोक के फूल निबंध है। अशोक के फूल निबंध है, कौन सा निबंध है? मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि निबंध, प्रधान निबंध, ऐतिहासिक निबंध। तो दोस्तों अशोक के फूल है जो क्या है वो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। दूसरा दोस्तों दिया है ख नंबर, प्रेम सागर के लेखक हैं सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजन, लल्लू लाल। तो दोस्तों प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि लल्लू लाल। दोस्तों ग में दिया है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर 2 हो जाएगा। तीसरा दोस्तों है निंदा दास। निंदा दास हो, निंदा दास रचना है निंदा रस रचना है किसकी? दोस्तों यहाँ पे मुकी मोहन राकेश की मुक्की हो गया है। श्याम सुंदर दास की, हरिशंकर परसाई की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जो दोस्तों निंदा रस हरिशंकर परसाई की है, इसका यानी आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला दोस्तों दिया है कि अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र। तो दोस्तों जो अंधा युग है उसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों दिया है क नंबर कि दूसरा सप्तक के कवि हैं रामविलास शर्मा, गिरिराज कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों जो दूसरा सप्तक के कवि हैं कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि 4 नंबर। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ख नंबर है शुक्लोत्तर युगीन रचना है रेल का विकट खेल, कंकाल, गोदान या निराला का साहित्य साधना। तो दोस्तों जो शुक्लोत्तर युगीन रचना है क्या है? निराला का साहित्य साधन। अगला दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका, साकेत और दिया है कामायनी। तो दोस्तों जो भक्ति काल का है ग्रंथ वो कौन सा है? विनय पत्रिका। और घ दिया है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है पल्लव, स्वर्णधुली, ग्रंथि, रसवंती। तो दोस्तों सुमित्रानंद पंत की पल्लव, स्वर्णधुली, ग्रंथि ये सब रचना है, रसवंती इनकी नहीं है, यानी इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। और दोस्तों अगला दिया है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशवदास, बिहारी लाल, धनानंद, बोधा। तो कौन है? केशव दास। और तीसरा दोस्तों दिया है गद्यांश कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। दोस्तों गद्यांश पर जो आधारित प्रश्न होता है उसमें आपको लगभग आ जाता है कि लगभग हर एक गद्यांश में होता है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखे। तो दोस्तों जो पृथ्वी के विशाल प्रांगण एवं सब जाति है ये वाला गद्यांश दोस्तों राष्ट्र के स्वरूप से है, और जो इसके लेखक हैं राष्ट्र का स्वरूप, तो इनके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और दूसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए? राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए?
तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सूद हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि इस अंग को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए हमें सूद लेनी चाहिए। और तीसरा दोस्तों दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो यहाँ पे रेखा पर जो यहाँ पे लाइन है, इस जो रेखांकित है इसकी व्याख्या करना है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति। यानी कि जो लेखक कहना चाह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां समान है, समन्वय के मार्ग से भरपूर उन्नति और सबको एक जैसा अधिकार है। उन सब में आपस में समन्वय होना चाहिए। समन्वय के रास्ते पर चलकर सभी जातियों को अपनी प्रगति एवं उन्नति के लिए अधिकार प्राप्त है। यानी कि सबको एक जैसा अधिकार यानी अधिकार प्राप्त है। और दोस्तों अगला दिया है कि राष्ट्र को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, जन को। यानी आप पूरा लिखेंगे कि जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। और दोस्तों पांचवा दिया है कि समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों इस समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का, यानी कि समन्वय के मार्ग से प्रगति और उन्नति का अधिकार प्राप्त हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे दिया है कि प्रगति और उन्नति का अधिकार प्राप्त हो सकता है। अथवा में करके दोस्तों दिया है कि निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। उसके अह की इसे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न और बेबनाया महल बिना बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कभी मनुष्य से उन्हें इच्छा होती है। दोस्तों यहाँ पे कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है। और दोस्तों इसमें सवाल पूछा है आपका पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों उपयुक्त गद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ। दोस्तों इसका संदर्भ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि जैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के निंदा रस नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक, यानी दोस्तों यहाँ पे गद्य रहेगा तो लेखक इनके कौन है, हरिशंकर परसाई। निंदा रस ले लिया गया है, इसके लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। और दोस्तों दूसरा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों जितना ये रेखांकित अंश है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। दोस्तों जितने रेखांकित अंश हैं उनकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो निंदा की दोस्तों प्रवृत्ति लेखक कैसे बताते हैं, या लेखक कैसे बताता है कि मनुष्य की हीन भावना और उसकी
कर्महीनता से निंदा का जन्म होता है, यानी उसकी हीनता या हीन भावना, उसकी कर्महीनता से निंदा का जन्म होता है। जब व्यक्ति में हीनता का भावना प्रवेश कर जाती है, जब व्यक्ति में हीनता की भावना प्रवेश कर जाती है तब वह आलसी हो जाता है, उसकी कर्म छीड़ हो जाती हैं। तब वह निंदा का आश्रय लेकर स्वयं को ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है और अपनी हीनता छिपाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार व्यक्ति आत्महीनता के बोझ से दबा रहता है। हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति दूसरे की निंदा करके तथा उन्हें तुच्छ और निकृष्ट बताकर अपने अहं की तुष्टि करते हैं। वे समझते हैं कि दोस्तों क्या है उसके आगे कि वे समझते हैं कि जो जो कर्म क्षीण हो जाते हैं तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वे समझते हैं कि इस प्रकार वे समाज में अपने महत्व की स्थापना कर रहे हैं। जिस प्रकार एक लंबी लकीर को छोटी करने के लिए उसके कुछ भाग को मिटाकर छोटी लकीर को बड़ा किया जाता है, उसी प्रकार उसके कुछ भाग को मिटाकर लकीर को बड़ा किया जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे मनुष्य के कर्म क्षीण होते जाते हैं वैसे वैसे निंदा क्या होने लगती है, निंदा की प्रवृत्ति यानी कि बढ़ने लगती है। अगला दोस्तों दिया है कि निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि ज्यों ज्यों कर्म क्षीण हो जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। यानी कर्म क्षीण यानी कर्महीनता, यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे व्यक्ति की कर्महीनता होती है वैसे वैसे उसमें निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है या बढ़ जाती है। अगला दोस्तों दिया है कि कर्म क्षीण होने पर किसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कर्म क्षीण होने पर किसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों कर्म क्षीण होने की निंदा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यहाँ पे दिया है कर्म क्षीण होने की किसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, निंदा की। और दोस्तों अगला पूछा है क्वेश्चन कि निंदा का उद्गम कहाँ से होता है। निंदा का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों निंदा का उद्गम कहाँ से होता है, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। चौथा में दिया है दोस्तों कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी पद्यांश पर। पद्यांश में दिया क्या है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औ न भेजे संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। और दोस्तों दिया कि उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। तो जो ये दोस्तों है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कंद से नेत्र वाले यानी कि जो राधा जी थी जो कृष्ण पवन से कह रही थी कि जाना पवन को दूध बना के कि कृष्ण मेरे कृष्ण से ऐसे ऐसे बताना। तो दोस्तों ये पवन दूतिका से लिया गया है और इसके कवि जो हैं कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों दूसरा नंबर की रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो रेखा किया गया है उसको व्याख्या करना है। तो राधा पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए और वहाँ से न कोई संदेशा भिजवाया।
जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, यानी कि वापस नहीं आए और वहाँ से कोई संदेशा भी नहीं भिजवाए। और तीसरा दोस्तों दिया है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसमें राधा जी कैसे बताती है पवन को कि भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। और चौथा दिया कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, यानी कि जो राधा जी का मनोदशा था उनका वर्णन कीजिए। तो राधा जी पवन से कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ, मेरी विरह दशा उन्हें सुना देना। बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। दोस्तों यहाँ पे दिए बावली और अल्प शब्दों के। बावली क्या, बावली यानी पागल होता है, अल्प मतलब थोड़ा। बावली यानी उनके वियोग में बावली हो गई थी, यानी पागल हो गई थी। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। और दोस्तों इसी क्रम में अगला दिया है अथवा करके कि निरक सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर से घुमसे वे इस ओर वहाँ, यहाँ हंस यहाँ उड़ जाते। दोस्तों यहाँ पे जाते नहीं, छाए हैं, छाए करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काएं, फूल उठे हैं कमल अधर से, अधर अधर यानी ओठ से, अधर से यह बंधुक सहाय, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लो यह अश्रु अर्ध्य भर लाए। दोस्तों इसमें पलक दिया कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी या उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, या ऐसे भी दे सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक कविता, यानी प्रस्तुत पद्यांश किस शीर्षक कविता से लिया गया और इसके रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित गीत शीर्षक कविता से उद्धृत है, और इसके जो रचयिता हैं कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और दोस्तों अगला दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो फैला वाला है, पहले जो फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, इसका हो जाएगा दोस्तों कि विरहड़ी उर्मिला कहती हैं, जो उर्मिला जी कहती हैं कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर का गर्मी फैली हुई है, और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात कमल से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसा प्रसन्न हो उठा मानो उससे प्रियतम ने सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। वहाँ वन में प्रियतम घूम रहे होंगे और इस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। और दोस्तों नभ में मोती वारे लो यह अश्रु अर्घ भर लाएं, यानी कि उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करती हुई कह रही हैं कि आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदे के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए हैं, तो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए अश्रु रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत हैं। और दोस्तों तीसरा है कि सखी को खंजन दिखाने का तात्पर्य है। दोस्तों खंजन यानी खंजन का अर्थ क्या होता है कि पक्षी, यानी सखी को खंजन यानी पक्षी को दिखाने का तात्पर्य है कि उर्मिला को ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इस खंजन पक्षी के रूप में मुझे सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। और दोस्तों अगला दिया है कि बंदूक को अधर के समान क्यों कहा गया है। तो दोस्तों बंदूक का फूल लाल रंग का होता है, जो लक्ष्मण जी के ओठ भी लाल रंग के थे, इसलिए इसको अधर के समान कहा गया। अधर यानी अधर का मतलब ओठ होता है।
और दोस्तों पांचवा दिया है कि खंजन की उपमा किसे दी गई है। खंजन की जो उपमा है वो किसे दी गई है, तो जो खंजन की उपमा है प्रियतम लक्ष्मण के आंखों से की गई है यानी दी गई है। और दोस्तों इसी क्रम में पांचवा है कि निम्नलिखित लेखन में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और कृतित्व का उल्लेख कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दोस्तों इसी क्रम में दिया कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। और दिया है दोस्तों सातवां में कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और आठवां में करके दिया है कि पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और आठवां दिया है कि रश्मि रति खंड काव्य के आधार पर खंड का चारित्रिक विशेषता का उल्लेख कीजिए। और दिया है कि रश्मि रति खंडकाव्य के सप्तम सर्ग की कथा वस्तु लिखी यानी 7वें सर्ग की। और दोस्तों खंड खा आ गया। खंड क में संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहता है संस्कृत का। तो पहले का दिया है कि विरल विरलाः स्थूल लास्तरा कलावी व सज्जना मन एव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भुन्नभम अपसरित च ध्वान्तं चित्तसा तामिव दुर्जनः व्रजति च निशास क्षिप्रम लक्ष्मीर्नु दयामि नामीव। यानी जो इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि कोई कोई बड़े विरल अर्थात बहुत ही थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी दोस्तों तारे, कोई कोई बड़े तारे विरल अर्थात बहुत ही थोड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसे कलयुग में सज्जन मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन यानी दुर्जन यानी दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है तथा रात्रि उद्योगहीन की लक्ष्मी की तरह तेजी से भाग रही है। अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र समाप्त हो रही है। निशा यानी रात। और दोस्तों उसी क्रम में अथवा करके दिया है कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजानाम कुर्वम मत्स्या आनंदमत्स्य शकुनिया यानी शकुनी वाला जो आ गया। और जो दोस्तों ऊपर वाले का जो संदर्भ है उसका संदर्भ वो जो संस्कृत पाठ है उसके भोजस्यो दार्यम से लिया गया है, भोजस्यो दार्यम से। और जो अतीत कल्प चतुष्पदा राजनम कुर्वम मत्स्य यानी कि शकुनी, यानी कि शकुन जैसे ऐसे शब्द आते हैं तो किसे लिया गया है, जातक की कथा से। यानी उल्लुक जाकतम यानी जातक की कथा से। इसी क्रम ख में दिया है दोस्तों कि दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करें। ना मैं रोचते भद्रम वह उल्लुव रण्य विसेचनम अक्रूदस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। यानी इसमें भी दोस्तों उल्लू करके आया है तो ये भी किसे लिया गया है, ये भी जातक की कथा से ही है, जातक कथा। और दोस्तों इसी क्रम में अगला दिया है कि अथवा में करके दिया है कि भाषासु मुख्य मधुरता दिव्या गिवड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादिपि सुभाषितम। यानी जो ये वाला दोस्तों है ये किससे लिया गया है, ये सुभाषित रत्नानी से लिया गया, सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। इस तरह दोस्तों 10वां दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना, ये दोस्तों है कि आग बबूला होना। आस्तीन का सांप, आंखों का तारा। तो इसका दोस्तों आग बबूला होने का जैसे अर्थ लिखेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या लिख, आग बबूला होना यानी क्रोधित होना या बहुत क्रोधित होना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे ऐसे कर देंगे कि जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आग बबूला हो गया। या आप आस्तीन का सांप का करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, मैंने उस पर भरोसा
किया लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसने मेरा काम सारा बिगाड़ दिया। और तीसरा है आँखों का तारा होने, यानी आँखों का तारा यानी अत्यधिक प्रिय। अत्यधिक प्रिय जैसे लिख सकते हैं कि मेरा बेटा मेरा आँखों का तारा है। और 11 नंबर में दोस्तों दिया है कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दोस्तों है जो अपठित गद्यांश है, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। इस वाले में दोस्तों है कि भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया है और इसलिए इसी आध्यात्मिक नाम मात्र रह गई है। आसक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता, बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हों, जिससे अपने रोगों को दूर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भार न बनकर उनके प्रगति के साधक के रूप में सहायक हो। पहला, भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है? तो भौतिक दृष्टि से भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक में भारत पिछड़ गया है। दूसरा है कि निःश्रेयस की सिद्धि किससे होती है, यानी किससे होती है, किससे होती है। तो निःश्रेयस की सिद्धि आध्यात्मिक से होती है। और अगला है कि सशक्त होना क्यों आवश्यक है? तो आत्मानुभूति के लिए सशक्त होना आवश्यक है। उसी क्रम में दोस्तों बरवा दिया कि निम्नलिखित में शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखना है। यानी सकल का है पदार्थ और संपूर्ण और खंड, आकृति और प्रकृति, मुख और संकुल। तो इसका दोस्तों 2 नंबर संपूर्ण और खंड हो जाएगा। और अगला है दोस्तों 2 नंबर की अम्बुज और अम्बुद लिखना है। कमल और बादल, जल और कमल, बादल और समुद्र और कमल। तो अम्बुज और क्या आ जाएगा? कमल और बादल। और अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। और में दिया दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, आस्तिक 2 बार देते हैं। अजय तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो पहले कभी न हुआ हो। शताब्दी, सर्वज्ञ, अभूतपूर्व, सत्यवादी, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। सीता गुणवान स्त्री है। तो दोस्तों इसको शुद्ध करेंगे तो क्या आ जाएगा? सीता गुणवती स्त्री है। 2 नंबर दिया तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। सर के अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, इसका शुद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। और 13 नंबर है दोस्तों कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के परिभाषा उदाहरण लिखिए। और अगला है कि दोहा अथवा सोटा छंद के लक्षण व उदाहरण लिखिए। और 14 नंबर है दोस्तों कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। या अथवा में करके दिया है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। और दोस्तों 15 में दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अ नंबर दिया है दोस्तों साहित्यिक व समाज, बेरोजगारी की समस्या व समाधान, साहित्य के लोक कल्याण की भावना, पर्यावरण प्रदूषण।